हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है आज ये नॉर्सेट एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों का जो मोराल है उसको मैं अच्छे से बूस्ट अप कर सकूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आएँ। देखिए, नॉर्सेट की जो प्रिपरेशन है वो सभी ने बहुत ज़ोरों से अच्छे से की होती है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। बिकॉज जितने भी एम्स हैं या फिर ऑलमोस्ट बाकी जितने सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सबका एग्ज़ाम एक ही बार कंडक्ट किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसीज होती हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्ज़ाम को फिल करते हैं। एंड सभी स्टूडेंट्स का जो एक मेंटल वो रहता है, सेटअप रहता है कि इस बार हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, बिकॉज सभी इस होप से एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। सबकी प्रेपरेशन इस तरीके से रही होगी कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है इस साल। कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज़ के लिए एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ली है, कुछ स्टूडेंट्स ने सेल्फ स्टडी की है। तो बहुत सारी जितनी भी हमारी जर्नी रही है, इसका जो हमें एक एंड है वो हमारा कहाँ रहेगा, जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके हमें किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है या फिर किस तरीके से हमें एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे हमें किस तरीके से अपना मेंटल सेटअप रखना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जो मैं टिप्स आपको आज बताने जा रही हूँ ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, कि जितनी बार जो मुझे फेलियर्स हुए हैं या फिर जो मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, ये मैंने उन चीज़ों से, उस पूरी अपनी जर्नी से सीखा है। तो मैं अपनी जर्नी से जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उससे बेनिफिट ज़रूर मिले। तो प्लीज़ जो मैं बता रही हूँ उन टिप्स को ध्यान से सुनिए और एग्ज़ाम के दौरान उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो आपके जो मार्क्स हैं उनमें डेफिनेटली थोड़ा सा वेरिएशन तो होगा, थोड़े से तो आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो स्टडी किया है बहुत सफिशेंट अमाउंट में स्टडी किया होगा, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने का, आपका जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका है उस चीज़ से मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है आप जितनी हाई प्रोफाइल बुक से पढ़ लीजिए या फिर किसी भी नॉर्मल बुक से पढ़ लीजिए। देखिए, आप सभी का नॉलेज लेवल है वो सब होना चाहिए, हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब उस कॉन्सेप्ट क्लियर को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, वो हमें पता होना चाहिए। सो एट द एंड which thing matter a lot is how we are attempting the exam। so हमारी एग्ज़ाम अटेम्प्टेशन बहुत सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चंस है, मैं 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए एग्ज़ाम में अपना मेंटल मेकअप लेके गई हूँ। नहीं, मुझे जितने क्वेश्चंस आते हैं मुझे उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कि गेस नहीं लगाने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। सो मेक श्योर आपकी अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी हो। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो एक मेंटल मेकअप है, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आप मेंटली बिल्कुल स्टेबल होने चाहिए, बहुत काम होने चाहिए, दिमाग में इधर उधर की उथल पुथल ना हो। अपने मेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की इमोशनल डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू विल मेंटेन योर मेंटल स्टेबिलिटी एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। एंड देन आफ्टर दैट डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जो आपका 3 आवर्स का एक टाइम पीरियड है इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस, जो आपने 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में, उस दौरान प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उन क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए मार्क कर दीजिए। अपने जो साइड में आपको रफ वर्क के लिए शीट मिलती है वहाँ पे लिख के रख लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन फिर से रिव्यू करना है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने पे आ सकता है या तो उस क्वेश्चन को साइड में लिख लीजिए और बाद में रिव्यू कीजिए। उस वक्त उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। उससे क्या नुकसान होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा अगर आप उस क्वेश्चन पे अपने 5 से 7 मिनट इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर भी आपको उसका आंसर नहीं
पता चलता है या फिर आपको उस आंसर में डाउट रहेगा, तो आपका एक मोराल है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस हैं वो भी गलत हो सकते हैं। चांसेस आर देयर कि आप एकदम से परेशान हो सकते हैं कि हाँ भाई मेरा अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, 2 क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन नहीं है, आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी, यार मैं तो इतनी देर लगा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा। तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो भी गलत हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दीजिए, रिव्यू के लिए मार्क कर लीजिए या फिर शीट पे साइड में लिख लीजिए, ताकि आप उसको बाद में चेक कर सकें। देन इसके बाद मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। आप अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करिए, एटलीस्ट आपको लास्ट में 20 to 30 मिनट्स आपको एटलीस्ट रिविजन के लिए मिल जाएं। जो आपके डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, जो आपने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं, उनको आप एक बार फिर से क्विक रिव्यू चेक कर लीजिए, ताकि आपके जैसे मानो नहीं भी हो रहे हैं, मानो आपने 30 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो 3-4 क्वेश्चंस अगर आपको फिर से थोड़ा सा कंसंट्रेट करने पे अगर आपके सही हो जाते हैं, तो ये आपके नंबर बैंक के लिए अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं उस चीज़ में। सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें। तो ये चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका अपने एग्जाम को डिवाइड कर लीजिए। 200 क्वेश्चंस को आपने डिवाइड कर लेना है, 50-50-50 के 4 सेट्स में डिवाइड कर लीजिए। स्टार्टिंग के 50 कर लीजिए। थोड़ा सा लग रहा है कि अब मोनोटोनस हो गया है, भाई सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अब थोड़ा सा चेंज चाह रहा हूँ या चेंज चाहती हूँ, तो आप अपना एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं वो भी हमें करने ज़रूरी हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो या आपने खुद से देखना है कि हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज योर टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जाम। सो नेक्स्ट मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने क्वेश्चंस को डिवाइड करके कर लेना है। ये स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की है एंड इट वर्क्स अ लॉट। ये बहुत अच्छे से काम आती है। ये हमें मतलब ऐसा लगता है कि भाई अब 150 क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, अब थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो ये हमारी अपनी मेंटल मेकअप के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमें खुद का मोराल बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप भी ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड नेक्स्ट थिंग, जो क्वेश्चन नहीं आता है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन which you don't know which you exactly don't know the answer of any question. Don't try to attempt that question. उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत कीजिए, डोंट डेयर टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर डाउटफुल है। देखिए डाउट भी होगा, अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे आपके 0.3 मार्क्स गए। एक तो उस क्वेश्चन के मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, जो सही किया है उसके भी चले जाएंगे। अगर 3 ऐसे क्वेश्चंस कर दिए तो एक क्वेश्चन का मार्क आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप अपने मार्क्स खुद डिक्रीज करेंगे अगर आप ऐसे ही गेस मारते चले गए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुक्का लगा ही देता हूँ जय माता दी करके। तो ऐसे वाला सिस्टम नहीं अडॉप्ट करना है। जिसका आंसर आता है वही क्वेश्चन करिए, अननेसेसरी गेस मार्किंग नहीं करनी है, ABCD गेस मार्क नहीं लगाना है, वे आपके लिए नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं एग्जाम में कि कट ऑफ कैसी रहेगी, कट ऑफ। तो कट ऑफ का बड़ा फोकस रहता है। देखिए कट ऑफ जो है हमारी, वो डिपेंड करती है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आया है। अगर हमारा एग्ज़ाम इजी है या फिर हमारा एग्ज़ाम टफ है, तो कट ऑफ का जो रहता है वो टोटली हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम का जो इजी कितना है, एग्ज़ाम टफ कितना है। अगर आपका एग्ज़ाम कट ऑफ हाई जा रही है, इट मीन्स कि अगर आपका एग्ज़ाम ईजी आया है, जो एक नॉर्मल रेंज में एग्ज़ाम आया है, तो डेफिनेटली कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। तो अगर एग्ज़ाम आपका टफ है, अगर थोड़ा सा टफ लेवल का एग्ज़ाम है आपका, तो आपकी कट ऑफ है जो थोड़ी सी कम जा सकती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है या फिर एग्ज़ाम किस लेवल का आ रखा है। कट ऑफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। कट ऑफ का पुराने साल से, पिछले साल से कोई एज सच डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो वो है हमारे एग्ज़ाम के लेवल से, एग्ज़ाम के पैटर्न से। जैसे इस साल बोला गया है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इट मींस एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो वी पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई रहेगा। एग्ज़ाम का अगर स्टैंडर्ड हाई रहेगा तो डेफिनेटली जो हमारी कट ऑफ है वो थोड़ी सी शायद कम हो, मींस
मे बी बच्चों ने उस तरीके से उस लेवल का अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। बट इन केस इफ़ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो मे बी कट ऑफ हाई भी जा सकती है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डालेंगे। तो मे बी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो तो कट ऑफ हाई भी जा सकती है। सो इट्स टोटली डिपेंड कि एग्जाम का लेवल कैसा है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइंग मार्क्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक इज डाउटफुल अबाउट द क्वालिफाइंग ऑफ मार्क्स। सी, क्वालिफाई करना इज अ डिफरेंट थिंग एंड मेरिट में आना इज अ डिफरेंट थिंग। मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, मैं मेरिट में नहीं आ सकती हूँ, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर सपोज देर इज़ अ कैटेगरीज, देर आर सम कैटेगरीज, जनरल कैटेगरी का अलग कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओबीसी कैटेगरी का अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है, एंड एसटी एंड एससी कैटेगरी का अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो जो हमारी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को क्वालिफाई मीन्स पास होने के लिए ही 50% मार्क्स चाहिए। मीन्स आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस उनके 100 मार्क्स आने चाहिए। आउट ऑफ 200 मार्क्स उनके 100 मार्क्स आने चाहिए। आफ्टर ये नेगेटिव ये सारे मार्क्स निकाल के हमारे 100 मार्क्स आएंगे जब जनरल कैटेगरी में, तब हम बोलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई है। एंड इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स, उनके 45% मार्क्स आने चाहिए आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल, तब वो क्वालिफाई होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट क्वालिफाई। देन एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के 40% मार्क्स आने चाहिए, देन ओनली दे आर क्वालिफाइंग। सो ये है उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। बट अगर वो क्वालिफाइड क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं, मीन्स इफ़ दे आर क्वालिफाइंग द एग्जाम, इट डजेंट मीन दैट दे आर इन मेरिट। मेरिट में आना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब मेरिट किस बेसिस पे होती है? जो टॉप रैंकर होता है उसकी जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकाला जाता है। तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उससे, टॉप वैकेंसी से लेके जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सपोज अगर 100 वैकेंसीज हैं तो फर्स्ट रैंक से लेके नेक्स्ट 100 जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इन मेरिट, तो वो मेरिट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मेरिट में आ गए और आप सीट के हकदार हैं, ऐसे सीट नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी एक डाउट है कि मैम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे, या फिर हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, हम कितने क्वेश्चंस एग्जाम में करें जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। तो ये देखिए, ये चीज़ एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि कितने क्वेश्चंस करें, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतने क्वेश्चंस करें तब हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है ना आप 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओ, 100 आपके गलत हो जाएँ तो फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे, सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। से एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने 200 क्वेश्चंस में से अगर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो इट मीन्स हम एक गेस करके चल रहे हैं, मानो मेरे 190 के 190 मेरी तरफ से सही हैं। तो 190 क्वेश्चंस मैंने ये सोच के अटेम्प्ट किए कि मुझे इनके आंसर्स आते हैं, 190 कर दिए। अब एक्चुअल में उन 190 में से 30 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, तो 190 में से 30 क्वेश्चंस गलत हो गए, रिमेनिंग सही कितने बचे? 160। तो हमारे जो मार्क्स बन रहे हैं, जो करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स हैं, वो है हमारे 160 मार्क्स। तो 160 मार्क्स हैं जो हमारे बन रहे हैं। अब एज पर नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया, हमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी, 160 नंबर तो हमारे सही क्वेश्चंस के हो गए, अब नेगेटिव मार्किंग के कितने मार्क्स कटेंगे? एज पर नेगेटिव मार्किंग क्राइटेरिया मैंने जैसे आपको बताया कि 0.3 मार्किंग नेगेटिव एक क्वेश्चन की कटती है, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो हमारे जो अप्रॉक्सीमेटली 9 मार्क्स कटेंगे, हमारे 9 नंबर कट रहे हैं। तो 160 में से जब आप 9 डिडक्ट कर देंगे तो आपके मार्क्स कितने बचते हैं? 151। सो दिस इज़ हाउ वी पीपल आर गेटिंग, जो आफ्टर डिडक्शन नेगेटिव मार्किंग के बाद हमारे इस तरीके से मार्क्स बनाए जाते हैं, इस तरीके से मार्क्स बनते हैं। सो इस तरीके से जो है हमारे इस तरीके से हमारा मार्क्स आता है। तो देख लीजिए आपने अपने हिसाब से कि किस तरीके से हमने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, या फिर अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आपके एटलीस्ट 135 मार्क्स तो होने ही चाहिए आफ्टर डिडक्शन। तो ये अपना खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारे 135 मार्क्स हैं जो आफ्टर डिडक्शन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे, कितने क्वेश्चंस नेगेटिव निकालने से 135 के अराउंड बन रहे हैं, तब हम अपने आप को सेफ जोन में बोल सकते हैं कि येस आई एम इन सेफ जोन फॉर सिलेक्शन, कि भाई मैं अब सीट की हकदार हूँ, या फिर मैं अब सीट का हकदार हूँ, क्या मुझे सीट मिल सकती है, बिकॉज नाउ अ डेज कॉम्पिटिशन इज़ एक्सट्रीमली हाई।
सो दिस इज़ द वे दे आर डूइंग नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेशन। अब आती है बारी कि नेगेटिव मार्किंग, जैसे लास्ट में जो सीट वो होता है कि हाँ भाई सेम सेम मार्क्स हैं, उनकी सीट कैसे अलॉट होगी। उनकी सीट जब अलॉटमेंट होगी तो वो कैसे रहेगा, जैसे मानो दो कैंडिडेट्स हैं, उनके सेम सेम मार्क्स हैं, दो कैंडिडेट के सेम सेम मार्क्स आ गए, तो उनमें हम नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे देखेंगे कि इसके कितने नेगेटिव मार्किंग है और दूसरे कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं। ये एक क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया आता है उनकी डेट ऑफ बर्थ का। तो जो उन दोनों कैंडिडेट्स में सीनियर होगा, सीट अलॉटमेंट उसकी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाना है तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जा सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको 1 या 2 नंबर आपके कम करवा सकती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया है। उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए एग्ज़ाम में जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे अपने एग्ज़ाम में। So this is all about today's video. Thank you so much for watching my video and please make sure आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करें. Thank you so much. Bye bye. Take care.